आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। इस सूटकेस यहाँ रख देता हूँ। अरे हम लोग पहुँच गए हैं भाई। दिव्या, मनोज, नीचे उतरो बस से। पहले मैं उतरूंगा। अरे आराम से बेटा, आराम से, चोट न लगे। सुनिए जी, बारिश रुकने तक यहीं कहीं पास में रुक जाए तो अच्छा रहेगा। अरे वो सामने मुझे एक चाय की दुकान नजर आ रही है, वहीं रुकते हैं, बच्चे कुछ खा भी लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ देखो ना, दिव्या ने मुझे पहले उतरने नहीं दिया। अरे बेटा, बहन से झगड़ा नहीं करते। देख, चलो आओ। अरे चलो, मत झगड़ा करो। चलो शाबाश, चलो आओ। अरे चलो ना बेटा। आइए, गजबी काका की चाय की दुकान पर आपका स्वागत है। बैठो बच्चों, बैठो। शाबाश। क्यों दिव्या? हाँ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उतरने दिया? देखो भैया, तुमने फिर झगड़ा शुरू किया। झगड़ा करना बुरी बात है। तुमने फिर भाषण शुरू कर दिया। अरे मैं तो शांति की बात कर रही थी। माँ, तुम लोग फिर शुरू हो गए। झगड़ा मत करो। बच्चे हैं बच्चे। बच्चों, ये लो तुम्हारे लिए बढ़िया बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट, और तुम्हारे माँ पिताजी के लिए चाय बनाता हूँ, ठीक है? ये बिस्कुट खाकर ना फिर शांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर देगी। क्यों नहीं, मैं तो बड़ी होकर भी पूरी दुनिया को शांति का संदेश दूंगी। हाँ। एक लड़की की बात सुनेगा कौन? ऐसे मत कहो बेटे। देखो, हमारे देश की महिलाओं ने बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, सुना? देश को स्वतंत्र कराने जैसे बड़े काम में भी उन्होंने बराबर की भागीदारी की है और पूरे विश्व के सामने भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी भी निभाई है। लगता है काका, आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। अरे भाई, गजबिया काका से ही नई पीढ़ी के लोगों को देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों के बारे में पता चलता है। फिर तो हमें भी किसी क्रांतिकारी के बारे में बताइए ना। हाँ काका, बताइए ना, ताकि हमारे बच्चों को भी स्वाधीनता संग्राम के बलिदानियों को जानने का अवसर मिले। अच्छा भाई, बताता हूँ। इस बिटिया की बात सुनकर मुझे सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित का ध्यान आ रहा है। एक ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष पद तक पहुंची। हाँ, उस समय हमारा भारत दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। प्रत्येक देशभक्त अपने अपने तरीके से देश को स्वतंत्र कराने के संग्राम में जुटा हुआ था जी। हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। वो अत्याचार जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम देश के साथ गद्दारी किया है, तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। ये देश हमारा है। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। व्यापारी और मेहमान बनकर आए और हमारे देश पर कब्जा कर लिया। वंदे वंदे। तुम अभी नौजवान हो, हम तुम्हें माफ कर सकता है। तुम अपने साथियों का पता बता दो, तुम्हें जिंदगी मिल जाएगा। जीवन भारत माता की पूजा वेदी पर अर्पण करने के लिए होता है।
देश के दुश्मनों के पास गिरवी रखने के लिए नहीं। इस क्रांतिकारी की आवाज को हमेशा के लिए दबा दो। वंदे मातरम। जब देश में ऐसा वातावरण था, तभी उस कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वरूप कुमारी। दिन था 18 अगस्त सन 1900। मेरी प्यारी सी बहन, इधर देख। मेरी उंगली क्यों पकड़। जवाहर, लगता है बहन के जन्म से सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें हुई है। खुशी क्यों नहीं होगी, मुझे भैया कहने वाली एक प्यारी सी बहन जो आ गई है। ये देखो। इधर देख। ये वही जवाहर थे जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वो 11 वर्ष के थे जब उन्हें छोटी प्यारी बहन स्वरूप कुमारी का उपहार मिला। माता का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी और पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू, जो एक नामी वकील थे। वो अपनी माता की ही तरह सुंदर थी। जन्म पर उन्हें नाम दिया था ट्रम्पेट, यानी तुरही, भोंपू। शिक्षा योग्य होने पर स्वरूप कुमारी के लिए घर पर ही शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनके लिए योग्य शिक्षक भिजवाया। गुरुजी, रामायण को पढ़कर हम क्या जानेंगे? बिटिया स्वरूप, रामायण हमारी सच्ची भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। हमारी संस्कृति? हाँ बिटिया, हमारी संस्कृति जो बहुत ही समृद्ध है। बेटा, इससे हमें ये पता चलता है कि समाज कैसे चलना चाहिए। एक व्यक्ति का अपने परिवार, समाज और देश के प्रति क्या कर्तव्य है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे देश में सदा से ही प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि रखा गया है। यही तो प्रजातंत्र है। गुरुजी, प्रजातंत्र क्या होता है? देखो बिटिया, जहां देश की सरकार देश की प्रजा की भलाई के लिए काम करती है, उनकी इच्छाओं का सम्मान करती है, वही प्रजातंत्र होता है। गुरुजी, मैंने उस दिन सुना बाबा कह रहे थे कि अंग्रेज सरकार हम भारतवासियों पर बहुत अत्याचार कर रही है, क्रांतिकारियों को पकड़कर कठोर यातनाएं दे रही है। हाँ बेटिया, वो बाहर से आए हैं और हमारे देश को अधीन कर अपनी मनमानी कर रहे हैं। सभी सच्चे देशभक्त हर तरह की यातनाएं सहकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए काम कर रहे हैं। देश में फिर से राम राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं बिटिया। मैं भी राम राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करूंगी गुरुजी। अवश्य करना बिटिया, अवश्य करना। राम राज्य में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया जाता है। जी गुरुजी। जीते रहो बिटिया। रामायण के प्रशिक्षण के साथ ही घर के देश प्रेमी वातावरण ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया। वो स्वयं में एक मेधावी छात्रा थी। सन 1916 में उन्हें एक निबंध लिखने पर पुरस्कार मिला। अच्छा। हाँ,
और उसी वर्ष उनके जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। वो क्या? उन्हें लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जाने का अवसर मिला। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! बापू की जय! महात्मा गांधी की जय! बापू। हाँ स्वरूप बिटिया। आपसे एक बात पूछूं बापू? अवश्य पूछो बिटिया। इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने सिर झुकाते हैं, आप हर तरह की सुविधा ले सकते हैं, फिर भी कोई सुविधा नहीं लेते। बापू, इस तरह नंगे शरीर क्यों रहते हैं? इसका भी एक कारण है बिटिया। जब मैं भारत आया तो मेरे गुरुजी श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने मुझे भारत भ्रमण करने के लिए कहा, जिससे मैं भारत की जनता की दुर्दशा को सही तरह जान सकूं। और जब मैंने भारत की निर्धन और लगभग निर्वस्त्र जनता को देखा तो अपने कपड़े बोझ और शर्म से भरपूर लगने लगे। और बस तभी से मैंने खादी के एक टुकड़े से अपने शरीर को ढांप लिया। क्या हमारे देश की जनता की हालत बहुत खराब है बापू? हाँ बिटिया, उनकी दशा को जानने के लिए तुम्हें उनके निकट जाना होगा। मैं अवश्य जाऊंगी बापू, मैं भी देश के लिए काम करूंगी। अवश्य करो बिटिया, अवश्य करो। देश के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। पहले देश को स्वतंत्र कराना, फिर राम राज्य की स्थापना करना। मैं राम राज्य के बारे में जानती हूँ बापू। अच्छा मोतीलाल जी, आपकी बिटिया बहुत होनहार है। इसे साबरमती आश्रम भेज दीजिए, वहाँ ये भी देश सेवा में अपना योगदान देगी। तो इस तरह स्वरूप कुमारी को साबरमती आश्रम भेज दिया गया और वहीं उनकी देश सेवा की यात्रा आरंभ हुई। बहनों, बापूजी ने आह्वान किया है कि विदेशी वस्त्रों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। अंग्रेज हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर अपनी वस्तुएं हमारे देश में डाल रहे हैं। हम उनकी वस्तुएं खरीदकर अपने देश का धन बाहर नहीं जाने देंगे। हम विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे। होली जलाएंगे। विदेशी माल और शराब के अड्डों पर धरना देंगे। हम उन अत्याचारियों की योजना को कभी सफल नहीं होने देंगे। तो चलो, देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का समय आ गया है। हम अपने देश में नहीं जाने देंगे। इस तरह केवल 16 वर्ष की उम्र में ही स्वरूप कुमारी ने देश के स्वाधीनता संग्राम में अपना सक्रिय योगदान आरंभ कर दिया। हाँ, इन्हीं आंदोलनों के दिनों में उनकी भेंट रणजीत पंडित नामक एक गुजराती युवक से हुई। वो कोलकाता में वकालत करते थे और उन्होंने कश्मीर के अमर कवि कलहण की राज तरंगिनी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। स्वरूप और रणजीत ने विवाह सूत्र में बंधने का निर्णय ले लिया। 1921 में महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से ये काम संपन्न हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार विवाह के बाद स्वरूप कुमारी का नाम बदलकर विजय लक्ष्मी पंडित रख दिया गया। अच्छा। परंतु उनकी राह नहीं बदली। स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान पहले की भांति बना रहा। देशवासियों, ब्रिटिश साम्राज्य ने राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत की यात्रा पर भेजा है। वो हमारी किसी भी मांग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
हम भारतीयों को अपने देश का शासन सौंपने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनकी मंशा गलत है। बापूजी के आदेश पर पूरे देश में उनकी यात्रा का विरोध किया जाएगा। हमें यहाँ राजकोट में ये विरोध करने का आदेश मिला है। हम काले झंडों के साथ यहाँ एक जुलूस निकालेंगे और यदि अंग्रेज सरकार ने चाहा तो गिरफ्तारियां भी देंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! स्वरूप कुमारी एक संपूर्ण महिला थीं। सक्रिय देश सेवा के साथ ही उनका पारिवारिक जीवन भी चलता रहा। सन 1923 में उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, परंतु कुछ ही महीनों बाद वो चल बसी। आगे चलकर उन्हें 2 और पुत्रियों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1926 में वो अपने पति के साथ यूरोप की यात्रा पर गईं। वहां से लौटने के बाद उनके पति श्री रणजीत ने अपनी वकालत इलाहाबाद में ही आरंभ कर दी। सन 1929 में लाहौर में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। इसके साथ ही स्वरूप कुमारी ने, जो अब विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से जानी जाती थी, स्वाधीनता संग्राम में और अधिक समय देना आरंभ कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ भाई, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले किसी नेता को नहीं छोड़ा, सभी को जेलों में ठूंस दिया है। विजय लक्ष्मी जी के पति रंजीत जी को भी तो नैनी जेल में रखा गया है। उससे भी बुरी बात ये है कि ये अंग्रेज महिलाओं के प्रति संवेदना की भावना नहीं रखते। विजय लक्ष्मी जी को नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पूरे 1 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। अरे भैया, जब किसी चीज की अति होती है तो उसे समाप्त होना ही होता है। तुम देखना, देशभक्त अब अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर ही मानेंगे। हाँ। जेल से बाहर आने के बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने पति के साथ नगर पालिका बोर्ड के चुनाव में विजय प्राप्त की। फिर स्वायत्तता विधेयक पास हुआ, जिसमें भारतीयों को शासन में भागीदारी देने की बात कही गई। अच्छा? बेटा, जो आज उत्तर प्रदेश है ना, हाँ? तब ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने और सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित को स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया और वो आधुनिक भारत की पहली महिला मंत्री बनी। अच्छा। हाँ, इसी समय उन्होंने पंचायत राज विधेयक का मार्गदर्शन किया और संविधि पुस्तिका पर यह विधेयक रखा गया। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन युद्ध में घिर गया था। उसने भारत की जनता और भारत के नेताओं से सलाह किए बिना ही भारत को युद्धग्रस्त देश घोषित कर दिया। इसके विरोध में सभी भारतीय मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिए। नाराज अंग्रेज सरकार ने सभी को बंदी बना लिया। विजय लक्ष्मी पंडित भी उनमें शामिल थी। इसी बीच सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। एक बार फिर गिरफ्तारियां हुई। विजय लक्ष्मी पंडित को भी जेल में डाल दिया गया। उनका स्वास्थ्य खराब होने पर सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। उनके पति श्री रणजीत पंडित भी एक अलग जेल में बंद थे। हृदय रोग के कारण उन्हें भी छोड़ना पड़ा। परंतु बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद सन 1944 में उनका निधन हो गया।
विजय लक्ष्मी जी अकेली पड़ गईं। उस समय के संयुक्त परिवार के नियमों के अनुसार उन्हें पुत्र न होने के कारण पारिवारिक संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिला। महिलाओं के इस दर्द को उन्होंने समझा और इसके लिए लंबा संघर्ष भी किया, पर उस कठिनाई में भी उन्होंने देश सेवा का काम नहीं छोड़ा। उन्हीं दिनों बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। उन्होंने वहां जाकर सेवा कार्य आरंभ किया। अनाथ बच्चों के लिए बाल कोष की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने इस निधि के लिए धन जुटाया। उनके इस काम से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए। स्वरूप, बापू, आज भारत को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखे। ब्रिटिश सरकार के गलत प्रचार के कारण भारत की सही तस्वीर उन तक पहुंच नहीं पाती है। मैं चाहता हूं कि तुम ये काम संभालो। जी बापू। और उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने का काम संभाला। आगे चलकर यही उनका मुख्य काम और उनकी पहचान बन गया। अच्छा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, पर ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना आरंभ कर दिया, जो अपने तरीके से देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान कर रहे थे। बस भारत की जनता भड़क गई। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मुक्त करो, मुक्त करो। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मुक्त करो, मुक्त करो। देश की ओर से भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली जैसे नामी वकीलों ने पक्ष संभाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजय लक्ष्मी जी ने भारत का पक्ष रखा। आखिर ब्रिटिश सरकार को आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ना ही पड़ा। फिर 1946 में एक बार फिर विजय लक्ष्मी जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और फिर से अपना पुराना मंत्रालय संभालने लगी। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। इसके साथ ही उनकी देश सेवा और भी बढ़ गई, पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवश्यकता थी। गांधी जी की सलाह पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेता बनाकर न्यूयॉर्क भेजा गया। उसके बाद उन्हें रूस और फिर अमेरिका और इंग्लैंड का राजदूत बनाया गया। अच्छा। वो विश्व की पहली महिला राजदूत बनी। जब वो अपना कार्यकाल समाप्त कर भारत लौटी तो 1952 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने की उनकी जिम्मेदारी बनी रही। और फिर 1953 का वो दिन आया जो भारत के लिए गौरव से भरा था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। मैं भारत के लिए किसी भी पक्षपात की अपेक्षा नहीं करती और न ही दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय प्रवासियों के लिए कोई उपकार। मैं चार्टर के प्रमाणित उल्लंघन पर इस महासभा के पंच निर्णय की मांग करती हूँ। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए पहली महिला और एकमात्र भारतीय सदस्य थी।
उन्होंने भारतीय महिला की शक्ति को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद वो इंग्लैंड और स्पेन की राजदूत भी बनी। अच्छा? हाँ, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाला। फिर देश को भारी क्षति हुई। वो क्या? जवाहरलाल जी का निधन हो गया। विजयलक्ष्मी जी उनकी सीट के लिए हुए उपचुनाव में विजयी होकर लोकसभा पहुंची। इस तरह वे स्वतंत्रता के बाद भी देश सेवा में लगी रहीं। पर व्यक्तिगत थकान के कारण उन्होंने लोकसभा से त्याग पत्र दे दिया और देहरादून में रहने लगी। वहीं 1 दिसंबर 1990 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भारत के स्वाधीनता संग्राम में हर वर्ग, हर उम्र और हर प्रांत की महिलाओं की बराबर भागीदारी थी। स्वतंत्र भारत सदैव उन महिला क्रांतिकारियों का ऋणी रहेगा। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित एक ऐसी क्रांतिकारी थी। स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।